हाँ देखिए सर, ये लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, तो फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना था t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t1 तक के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो सबसे पहले बताइए डिस्टेंस कितना आया था। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। तो बताइए रास्ते की पूरी लंबाई कितनी होगी। तो पूरा का पूरा 2 पाई आर है, उसका 1/4 होगा ना। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 का मतलब कितना हो गया, पाई आर बाई 2। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप सीधे सीधे मिला दीजिए। तो बाबू इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधे सीधे मिलाओगे तो यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताओ अगर ये आर है, ये भी कितना है, आर और आर ही ना है। देखो एक मिनट इधर देखो, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो बीच में बातचीत मत करना, मैं टाइम पास कर रहा हूं क्या इधर। ये आर, ये आर, तो ये कितना होगा 2r, कितना होगा √2r होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका √2r होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसका डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो आप बताइए कि ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्थ कह रहे हैं, इधर वाले डायरेक्शन को वेस्ट कह रहे हैं। तो ये उसी का ना बीचों बीच है, तो हम लोग लिखेंगे अलोंग क्या, नॉर्थ वेस्ट, ऐसा करके लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमको शायद t इज इक्वल टू कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए था, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t2 तक ना चाहिए था। तो बाबू t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t2 का मतलब हुआ ये वाला ना रास्ता। तो बताइए इस पूरे पाथ की लंबाई कितनी होगी। पाथ की लंबाई को ही ना डिस्टेंस बोला जाता है। तो 2 पाई आर का आधा कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, पाई आर आएगा। अगर कोई पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ऐसा सीधे सीधे मिला देंगे। तो ये आर, ये भी आर, तो टोटल कितना होगा, अरे डायमीटर ही तो है। बहुत बढ़िया। तो ये टोटल आपका 2r होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो होगा 2r। और डायरेक्शन बताइए तो ये कौन सा डायरेक्शन है, अरे ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ही ना होता है। हाँ हाँ बोलोगे तुम, ईस्ट के पीछे साउथ रहेगा, ईस्ट के पीछे कौन रहेगा, वेस्ट रहेगा, ये ना साउथ होता है। तो आप बताइए कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो क्या लिखा जाएगा, अलोंग वेस्ट लिखा जाएगा ना। चलिए थर्ड पार्ट में कहां से कहां तक बोला गया था, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t3 बोला गया था। इसका मतलब हुआ कि आपको यहां से चलना है, ऐसे घूमते हुए यहां तक पहुंच जाना है। तो सबसे पहले तो बताइए डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक कितना था, पाई आर बाई 2 था। अरे फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था पाई आर बाई 2। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये फिर ये और फिर ये तीनों तो इक्वल ही ना है। तो अगर ये पाई आर बाई 2 है तो इसको आप 3 गुना कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना बताइए, 3 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। ना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये टोटल पाथ का, या टोटल पाथ मत बोलिए, पूरे सरकमफेरेंस का ये 3/4 है कि नहीं, ये 3/4 नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, 2 पाई आर का क्या 3/4, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार में। और बताइए 3 पाई आर बाई 2 नहीं आ जाएगा। तो ये सब तो कॉमन सेंस से होने वाली चीज है। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम लोग ऐसे सीधे सीधे मिला देंगे। तो आप बताइए ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना होगा, √2r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक बार फिर से कितना आया, √2r। लेकिन अब की बार डायरेक्शन आप बता सकते हैं किधर है। तो बताइए नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ। इधर की तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये हो जाएगा अलोंग साउथ वेस्ट। इज इट क्लियर, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये था शायद पूरा t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कितना
T4 के लिए ना था, ऐसा था। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू T4 का मतलब क्या हुआ? ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो पूरे एक चक्कर में आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r। और बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जहां से चले हो वहीं पे पहुंचे हो, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने के लिए जगह है नहीं है, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कहता है अ मैन मूव्स 40 मीटर अलोंग किधर? बहुत बढ़िया, नॉर्थ। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको पहले डायरेक्शन तो ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। तो बताइए मैप के हिसाब से हम ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या लेते हैं? इधर वाले को ईस्ट के पीछे, नॉर्थ के पीछे साउथ होगा। बोलो बोलो। आदमी को पहले कहाँ चलाना है? नॉर्थ। कितना चलाना है? 40 मीटर। नॉर्थ कहाँ है? ऊपर है। चला दिया जाए? चलिए चला देते हैं। ये देखिए ऊपर चल दिया ये 40 मीटर। उसके बाद आदमी टर्न्स हिज लेफ्ट। आदमी देखो ऐसे चल रहा है, उसको लेफ्ट मुड़ना है। किधर मुड़ेगा? इधर है ना मुड़ेगा। तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब हुआ इधर मुड़ेगा और मुड़ के कितना चलेगा? तो 40 से तो बड़ा ही होगा, 40 से तो बड़ा ही होगा 60। तो ये आपका टोटल कितना मीटर हो गया? 60 मीटर हो गया। फिर बोल रहा है कि देन ही टर्न्स हिज राइट। चलते चलते अब वो अपने राइट मुड़ेगा। वेयर इज राइट? तो इधर ना मुड़ेगा। तो राइट मुड़ने का मतलब ऐसे चल रहा है, तो राइट तुमको मुड़ना होगा तो ऐसे ही ना मुड़ोगे। तो राइट मुड़ के फिर 40 मीटर चलना है। तो फिर वो बेचारा ऐसा 40 मीटर चला। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो बिना दिमाग लगाए हुए तुम लोग बताओगे कितना है? 40। डिस्टेंस का मतलब होता है रास्ते की पूरी लंबाई। 40 प्लस 60 कितना? 100 प्लस 40 कितना? 140 मीटर इज द डिस्टेंस। क्या बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट लेकिन तुम बताओ कितना है? देखते हैं कौन बता पाता है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर आ रहा है, हैं? डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग करते क्या हैं? इनिशियल और फाइनल को ऐसे हम लोग सीधे सीधे मिला देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन तुम समझ लेना। हाँ, ऐसे सीधे सीधे मिला दोगे तो यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपको बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मजा नहीं आ रहा है। आज गाना सुना दे, कल बोलोगे सर थोड़ा नाच के दिखाइए। हाँ, यही तुम लोग हमसे कर यार, ये बार बार टेढ़ा। चलो हटाओ, छोड़ो, मान लेना। ठीक है, सीधा लाइन इसको मानना। हाँ बाबू बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 100 आया क्या? कौन हाथ उठा के बताएगा उसने कैसे डिसाइड किया ये? हाँ बोलो बोलो। सर ये दोनों ट्रायंगल ये तो ये जो बीच का लाइन है वो सेम आ जाएगा, तो उसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेंगे। इधर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी। कोई और बता। हाँ सर, थोड़ा सा पहले हम लोग लाइन को नीचे ले आएंगे, वैसे ही वेक्टर है। इसको इधर से नीचे, किसको? उस वाले 40 मीटर को इसके ऊपर ले आएंगे। इस वाले 40 मीटर को किसके ऊपर? इसके ऊपर। अच्छा, इसको इसके ऊपर। हाँ वैसे भी तो। ऐसा मतलब वैसे खिसका फिसका के बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? और कोई समथिंग एल्स बताइए। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि कुछ लोग सोच रहा है कि सर आज हम लोगों को पीट काहे नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताइए, चलिए ठीक है, वो लड़की क्या सोच रही है कि ये एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री। ये और ये सेम 40 मीटर 40 मीटर। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में, हैं? तो दो एंगल बराबर है, एगो साइड बराबर। दो एंगल बराबर तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही। एगो साइड भी बराबर हो गया। दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है।
तो कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब हुआ कि जितना ये होगा उतना ही, तो ये टोटल 60 है तो ये 30 होगा ये भी, तो तुम बताओ ये 40 है ये 30 है तो ये 50 नहीं हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। हे भगवान, 3 4 तो ये 5 नहीं होता है, तो 30 40 तो ये 50 नहीं हो जाएगा? तुम करना ना √30 का स्क्वायर प्लस, अरे टोटल 60 ना है, तो ये तो 30 ना होगा, तो ये हो गया 50, फिर ये हो गया 50 और टोटल कितना हो जाएगा? 100, है कि नहीं? अरे बोलिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैंने ये 40 ना देकर 50 दे दिया होता, तो क्या ये तुम्हारा मेथड काम आता? क्या ये पॉइंट बीचों बीच होता? तुम नहीं समझ पाए हैं? तो तब ये सिमिलर होता, ट्रायंगल्स सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती ना, तो मतलब बन तो जाता लेकिन थोड़ा सा ताम झाम ज्यादा हो जाता, पता है? तो आसान उपाय इसका क्या है? 2 ट्रायंगल ना कंसीडर करके हम इसको एक ही ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इसको थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देता हूँ। सुन भी रहे हो? तो बताओ ना थोड़ा, ये कितना है? 68। ऐसा कभी आए ना तो तुम कोशिश कर रहा हम एक ही ट्रायंगल बना ले, समझ रहे हो? तो ये पूरा 60 है और ये कितना था और ये कितना था, तो मिला जुला के ये पूरा कितना हो जाएगा? तो तुम बताओ, ये 60 है ये 80 है, तो ये कितना होगा? तो √60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करोगे? नहीं समझ में आया? तो तुम बताओ ना, अंडर रूट तुम अगर 60 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3600, और 80 का स्क्वायर करोगे तो 80 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 6400 आएगा। तो मिला जुला के तुम देखो ना, ये 10,000 नहीं आ गया, और 10,000 का रूट 100 नहीं हो जाएगा, तो ये पूरा 100 मीटर नहीं हो गया। तो हमने बस यही एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है। छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा इस टाइप का, लेकिन यहाँ से हमको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताइए। लेकिन आप बताइए कि क्या मैग्नीट्यूड लिख देने से काम चलेगा? हमको डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो बताइए, ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ, और इधर वाले को क्या बोला जा रहा है? तो ये नॉर्थ और वेस्ट के जस्ट बीचों बीच ही ना है। गलत बात बोल रहे हो तुम। नॉर्थ और वेस्ट के ये जस्ट बीचों बीच होने का मतलब हुआ कि 45 डिग्री पे आना चाहिए। हे भगवान, ये है 60 और ये है 40 80, तो क्या लग रहा है कि ये 45 डिग्री होगा? पता है कब ये 45 होता है? जब ये 60 होता और ये भी 60 होता है, चाहे ये 80 होता और ये 80 होता। नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला ज्यादा है, ये वाला, तो जाहिर सी बात है कि एंगल में भी ये वाला एंगल ज्यादा। अरे लंबे वाले साइड के सामने वाला एंगल ज्यादा होता है रे भाई। तेरे ऐसा मान लो कुछ है, तो ये साइड लंबा है तो इसके सामने वाला एंगल भी तो बड़ा होगा, और ये साइड छोटा है, इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। तो बाबू ये लंबा साइड है तो इसके सामने वाला ये जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, और इसके सामने वाला ये जो एंगल होगा वो, क्या इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये 45 डिग्री थोड़े है। अगर 45 डिग्री नहीं है, जस्ट बीचों बीच नहीं है, तो हम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट नहीं लिखेंगे, तब हमको बकायदा ये एंगल निकाल के बताना पड़ेगा। या तो आप ये वाला एंगल निकाल के बताइए, ना तो आप ये वाला एंगल निकाल के बताइए। तो कौन सा एंगल आप निकालना चाहते हैं? चलिए यही वाला निकाल लिया जाए, बोलो। तो तुम बताओ, ये है 80, ये है 60 और ये है 100। क्या साइड्स का रेशियो 3:4:5 का है? ये आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? 3, 4 और 5 का रेशियो है। देखो ना, 20 तिया कितना होता है? 60, 20 चौका 80, अब 20 पचे 100 नहीं होता है। तो अगर ये ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया, साइड्स का रेशियो अगर 3:4:5 का हो, तो बाबू 3 के सामने वाला साइड, सॉरी 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 के सामने वाला 53 डिग्री होता है कि नहीं? बोलो। तो यही ना है 4 वाला, तो उसके सामने वाला ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो हमको बताना पड़ेगा कि एंगल कितना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है? 100 मीटर, और एक काम करते हैं ना, कॉमा दे देते हैं। हाँ,
100 मीटर, और बताओ किस एंगल पे है ये, उसके बाद लिखा जाएगा 53 डिग्री। तो 53 डिग्री किसकी तरफ घूमना है, नॉर्थ की तरफ ना घूमना है, तो लिखेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट से ही ना नॉर्थ की तरफ तुमको 53 डिग्री घूमना है, तो नॉर्थ ऑफ क्या, वेस्ट। 50 रुपया के स्टाम्प पेपर पर मैं लिख के दे सकता हूं, ये किसी को समझ में नहीं आया। सही बोल रहा हूं ना मैं, ये किसी को समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ है, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया तुमको। हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया, ये वाला है ट्रिगोनोमेट्री। तुम पढ़ा है हमसे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, पढ़ा है। तो क्या मैंने नहीं बताया कि 3, 4, 5 अगर साइड्स का रेशियो रहे तो 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53 होता है। अरे बोलो, यहां जो ये ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है बाबू, इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये कितना है, 60 है, ये कितना है 80 है, और ये कितना है, अरे तो ठीक है 60, 80, 100 है, मैंने मान लिया। लेकिन रेशियो जो है, रेशियो जो है वो 3:4:5 नहीं है क्या? तो रेशियो अगर 3, 4 और तो 3 के सामने वाला कितना होगा? अगर कोई ये पूछता तो मैं उसको बता देता कितना होगा, 37 डिग्री। बोलिए ना। और 4 के अरे 80 का मतलब 4, रेशियो में यही ना 4 आ रहा है, तो 4 के सामने वाला कितना होता है, तो ये 53 हो गया। बोलो हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया, 53। अब आपको बताना पड़ेगा ना कि किससे किधर 53 घूमना है। तो किससे घूमना है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ ना। तो जब इसी को अंग्रेजी में बोला जाएगा तो उल्टा बोला जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ यानी वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आप 53 डिग्री घूमिए। अरे बोलिए। और उसके बाद आप कितना चल दीजिए, 100 मीटर चल दीजिए, आप उस पॉइंट तक पहुंच जाइएगा। बोलिए क्लियर है ये? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। और कुछ बढ़े आगे? ठीक है, सुनिएगा। जब भी कोई चीज मोशन कर रहा होता है ना, तो किसी इंस्टेंट पे उसका जो पोजीशन होता है, बोलिए ना, और मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो बराबर होगा। बराबर हो भी सकता है और बराबर, यानी एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन जो है मे और मे नॉट भी क्या, जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन किसी भी टाइम इंटरवल में हमेशा बराबर होता है। ये आपको नहीं समझ में आया? नहीं, झूठ नहीं बोलिए, मैंने समझाई नहीं तो समझ में कैसे आ जाएगा? तो वैसे ही लिखा हुआ था, पढ़ के बता दिया कि ऐसा होता है, समझ में आ गया तुमको? इतना आइंस्टीन के खानदान से हो तो आओ इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, है कि नहीं? यहां पर आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, तो बताइए जब ऑब्जर्वर ने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, पार्टिकल उस समय कहाँ है? x इज इक्वल्स टू, थोड़ी देर के बाद किसी t1 टाइम पे पार्टिकल कहाँ है? और किसी t2 टाइम पे पार्टिकल कहाँ है? तो इसी सिचुएशन के लिए ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इन द फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए 0 से लेके t1 तक, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम 0 टू t1। नहीं समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस। तो बाबू बताओ ना, फाइनल पोजीशन का मतलब t1 का ही ना पोजीशन। तो t1 पे पोजीशन कितना है? 4 मीटर, और इसमें से घटा देंगे t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, तो हम 1 मीटर घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? तो 3 मीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन एक और पार्ट है इसका, एंड पोजीशन एट टाइम t1,
यानी आपको बताना है कि पोजीशन T1 टाइम पे कितना है, T1 टाइम पे पोजीशन बताना है कितना है। अरे T1 टाइम पे पोजीशन कितना है तो बताता, तुम लोग का ये नहीं है, 4 मीटर है ना। तो आप बताइए इस यात्रा के दौरान इसका जो फाइनल पोजीशन आया वो कितना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या दोनों बराबर है? तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि सेम होगा। अरे बोलो, चलो दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आप बताइए तो बाबू, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 to T2। तो डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है 0 से लेके कहाँ तक, T2 तक ना जी। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन का मतलब हुआ T2 का पोजीशन। तो T2 का पोजीशन कितना है, 6 मीटर, और इनिशियल पोजीशन का मतलब T=0 का पोजीशन कितना है, 1 मीटर, मिला जुला के कितना आया, 5 मीटर आया। फिर अगले इसी में बोल रहा है कि आप थोड़ा पोजीशन भी बताइए। देखिए जब सिर्फ एक्स एक्सिस की बात होगी तो पोजीशन को एक्स से ही ना दिखाएंगे। हाँ, जब बात 3D में चली जाती है ना तब हम पोजीशन को कैसे दिखाते हैं, आर से। अब लीजिए, जब 3D में सिचुएशन चला जाएगा तब पोजीशन को दिखाया जाता है आर से, अदरवाइज हम इसको दिखाएंगे एक्स से। तो बताइए पोजीशन एट टाइम T2 कितना है, T2 टाइम पे पोजीशन कितना है, कितना है, 6 मीटर है। अरे 6 मीटर ना है। आप बताइए कि क्या T2 टाइम तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है और उसने जो पोजीशन गेन किया है क्या सेम है? नहीं सेम है। अरे बोलो ना। अच्छा थोड़ा सा सोच के बताओ तो, क्या ये कभी सेम नहीं होगा क्या? देखते हैं कौन बताता है कब सेम होगा। हाँ बोलो। जब इनिशियल पोजीशन 0 हो। अरे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करे, T=0 पे अगर पार्टिकल यहां होता, बोलो ना, और उसके बाद T=T1 पे ये यहां पहुंचा होता, अरे तो हम 4 मीटर माइनस 0 मीटर ना घटाते हैं, बोलो, तो आंसर 4 मीटर आता, पोजीशन भी 4 मीटर। तो सेम हो भी सकता है और सेम बताइए पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट करे, ओरिजिन से। एक काम करिए, इसको आप अपनी किताब में लिख लीजिए। फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। किताब कहाँ है आपकी? तो तुम क्यों दिया उसको? हाँ, अपने शादी में मत बुलाना इसको। मैं पूछूंगा वरमाला कहाँ है, तो सर ये लिया है। शेरवानी कहाँ है, तो सर ये पहना है। गजब आदमी है तुम। हो गया। फाइनल पोजीशन एंड क्या, आर सेम इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, ओरिजिन। पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या रहे, ओरिजिन रहे, बोल दो। तो फाइनल पोजीशन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया? चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। अब देखो तो तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है। तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि चेंज इन पोजीशन बताइए इन टाइम इंटरवल T1 to T2। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब तो कुछ ऐसा डेल्टा एक्स ना हो गया, बोलो ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमको कहां से कहां तक का बताना है, T1 to T2 बताना है। बोलो बाबू, कहां से कहां तक बताना है? T1 to T2 ना बताना है,
तो इसका मतलब हुआ पोजीशन एट T2 माइनस पोजीशन एट क्या T1 तो हम लोग करेंगे, बोलो जल्दी। आप बताइए पोजीशन एट T2 कितना है 6 मीटर और T1 कितना है 4 मीटर है। तो हम लोग लिखेंगे 6 मीटर माइनस 4 मीटर बराबर कितना 2 मीटर। चलिए ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में बोलता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताइए कब से कब तक, तो T1 टू T2। इस दौरान आप बताइए कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको कहीं ना कहीं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताना है, कब से कब तक का, T1 से T2। तो इसका मतलब हुआ पहले हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे T2 तक का और उसमें से माइनस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट T1 तक का। तो आप बताइए कि T2 तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था। अरे बाबू रे 1 से चल के 6 तक पहुंचा था तो 5 मीटर ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो T2 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर और आपको उसमें से घटाना है T1 टाइम तक के डिस्प्लेसमेंट को। और T1 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3 मीटर। यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा था 3 ही मीटर ना हुआ है। अरे भाई इसको तो जब घटाया गया तो ये भी कितना आ गया, नहीं आ गया 2 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। हमेशा क्या होगा, अरे बाबू रे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया है और चेंज इन पोजीशन कितना आया है, तो सेम नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम, T1 पे डिस्प्लेसमेंट था 3 मीटर लेकिन पोजीशन था 4 मीटर, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर और पोजीशन था 6 मीटर, लेकिन चेंज इन पोजीशन हमेशा सेम, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया, कहीं मुंह बना रहा है, तो ये समझ में आया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिएगा हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी। तो बाबू वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और क्या, हाँ यहाँ 2 बातें कही जा रही है। 1 मिनट रुक जाइए, पहले 2 बातें कही जा रही हैं। आप चाहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहिए, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहिए। पता है क्यों कहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ पोजीशन एंड चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, तो आप दोनों कह सकते हैं। और फिजिक्स में 99% रेट किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फिर से पढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। अब याद रखिएगा, हम जीवन में जब भी कोई रेट पढ़ेंगे हमेशा 2 टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा कितने टाइप का हम पढ़ेंगे बताओ, 2 टाइप का। हमेशा हम 2 टाइप का रेट पढ़ेंगे, 2 टाइप का। एक पढ़ेंगे हम लोग एवरेज और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, बोलो ना। हाँ अब सुनो, एवरेज शांत रहिए, वेलोसिटी भी तो रेट ऑफ चेंज ही ना है, तो इसीलिए हम 2 टाइप का वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में देखा जाएगा। फाइनाइट टाइम इंटरवल का क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, आप समझ रहे हैं, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, इस टाइप का। अगर एक टाइम इंटरवल दे के पूछेगा ना कि बताओ इस दौरान वेलोसिटी कितनी रही, बोलो ना, तो हम लोग क्या बताते हैं, हम एवरेज बताते। अब जैसे मान लो बाबू कि तुम बेतिया से चलते हो, कहाँ जाते हो बताओ, मुजफ्फरपुर जाते हो, मान लो
बेतिया से मुजफ्फरपुर मान लो 100 किलोमीटर, ऐसे 130 किलोमीटर है, मान लो कितना है 100 किलोमीटर, राउंड फिगर में हमने ले लिया। तुम बेतिया से चले थे 10 बजे, मुजफ्फरपुर पहुंच गए 12 बजे, कितना समय लिया तुमने? अरे कितना टाइम लिया? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस 2 घंटे के दौरान तुम्हारी वेलोसिटी क्या रही, तो बताओ 2 घंटा एक फाइनाइट टाइम इंटरवल ना है? अरे बोलो ना। तो हम लोग कौन सी वेलोसिटी बताएंगे? इंस्टेंटेनियस बताने की औकात नहीं है हमारी। पता है काहे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ कि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है। अब सुनो, क्या लगता है तुमको, जब तुम यहां से चल के मुजफ्फरपुर पहुंचे होगे, हर जगह तुम्हारी वेलोसिटी सेम होगी क्या? जब तुमने स्टार्ट किया होगा कितनी होगी? 0, फिर 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, ऐसा ही ना होगा? जितनी देर शहर में होगे ज्यादा से ज्यादा 30-40 किलोमीटर पर आवर गया होगा, शहर से बाहर निकला होगा 60-70 किलोमीटर पर आवर, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं 200 किलोमीटर चलाएगा। शहर से बाहर निकले होगे 60-70 किलोमीटर पर आवर, कहीं बढ़िया एकदम हाईवे मिला होगा 4 लेन वाला, तो कहीं 100 किलोमीटर पर आवर भी पहुंचे होगे तुम। तो इतना तो आप जानते हैं कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम नहीं होगा। मान लीजिए ठीक है 5 मिनट के लिए भले सेम होगा, लेकिन फिर बदल जाएगा कि नहीं? बोलो, कहीं किसी को ओवरटेक करना है, चाहे कोई सामने से आ रहा है, चाहे रोड टूटा हुआ है, अरे तो वेलोसिटी बदलेगी ना। तो आप बताइए कि इस 2 घंटा के दौरान की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप बता पाइएगा? पता है कैसे बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि देखिए 10 बजे थी मेरी वेलोसिटी 0, 10:01 में वेलोसिटी हुई 5 किलोमीटर पर आवर, 10:02 में मेरी वेलोसिटी हुई 10 किलोमीटर पर आवर। क्या तुम 2 घंटा का बता पाओगे? और तुम बताने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि फिर बताओ 10:0001 सेकंड पे कितना था। हाँ, ये भी तो पूछ सकता हूं। हे भगवान। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है? बोलिए। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको क्या लेना होता है? फाइनाइट टाइम इंटरवल। बोलो ना। ठीक है, देखेंगे अभी इनको हम बहुत डिटेल में। क्या वो ठंडा लग रहा है? लेकिन सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि क्या आप एवरेज का मतलब समझते हैं? ठंडा लग रहा है क्या? क्या हुआ? ठंडा लग रहा है तुमको? ठंडा लग रहा है? तबीयत खराब है? वो तो ऐसे भी बंद है, उधर वाला में बंद कर देता। तो ज्यादा तबीयत खराब है तो आने की क्या जरूरत थी? कब? नहीं तो गार्जियन से कॉल करा देना चाहिए था। अच्छा सुनिए एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आपको एवरेज का मतलब पता है? एवरेज एक नया वर्ड नहीं है आपके लिए। बचपन में आपने बहुत बार एवरेज निकाला होगा। एवरेज का मतलब जानते हैं आप? मैं लिखित गारंटी देता हूं कि इसमें से कोई नहीं बता पाएगा। कोशिश करो, एवरेज का मतलब क्या होता है हमको समझाओ। है बीच का? नहीं तो ये तुम प्रोसेस फॉर्मूला ना बता रही हो। मैं एवरेज का मतलब पूछ रहा हूं तुमसे। अब जैसे मान लो कि आपसे लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो मान लो कि मैंने तुमसे कहा कि 5 और 10 का एवरेज क्या होगा? 5 और 10 का एवरेज क्या होगा? 7.5 होगा ना? तो मतलब 7.5, ये लगभग क्या है भाई? 5 और 10 का लगभग 7.5 होता है। तो एवरेज का तुम सिनोनिम्स बता रहे हो, पर्यायवाची शब्द बता रहे हो हमको, मीन होता है।
अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तुमको कि एवरेज का तुम बता रहे हो मीन होता है। मतलब बता सकते हैं यार, हैं? अच्छा रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ, सुनिएगा 1 मिनट। आपको पता है जिंदगी में पहली बार आपने एवरेज कहाँ निकाला होगा? पता है कहाँ निकाला है? जब आप लोगों का एग्जाम होता होगा ना, और जब आप 5-7 सब्जेक्ट का एग्जाम देते होइएगा, जैसे मान लिया जाए कि बोर्ड में तो आपने कम से कम 5 सब्जेक्ट का तो दिया होगा, तो मान लो मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, और क्या क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है ना। तो मैथ में तुम्हारा 50 नंबर आया है, साइंस में कितना आया है 60, इसमें 70 है, इसमें 80 है, और इसमें 90। 100 नंबर मैं तुमको दे दूंगा। 90 नंबर आया है। तो जब आपसे किसी ने आपके बोर्ड का नंबर पूछा होगा कि तुम्हारा क्या रिजल्ट हुआ, क्या मार्क्स आया, तो आप आप उसको बताते हैं क्या कि सुनो मेरा मैथ में है 50 नंबर, हिंदी में है 60, ऐसा बताते हो? देखो अगर तुम ऐसा बताने लगोगे वो समझ जाएगा ये आदमी साइको है, इसका मेंटल स्थिति सही नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या बताते हैं, तो हम शायद टोटल नंबर बता सकें, तो टोटल नंबर आप जोड़ के देखिए कितना आएगा, लेकिन हम ये भी नहीं बताते हैं, बोर्ड में आपका कितना है तुम्हारा बोर्ड में, बोलो। इसने 75 कहा, क्या है 75% इसने कहा, क्या लग रहा है 75% इसके किस सब्जेक्ट का नंबर है? तो कौन से सब्जेक्ट का नंबर है? तो ये जो इसने 75 बताया वो एक्चुअली इसने क्या बताया? परसेंटेज बताया। 1 मिनट रुको, परसेंटेज नहीं बताया, ये सब परसेंटेज ही लिखा हुआ है। आपको क्या लग रहा है ये जो 50 मैंने लिखा है ये 50 नंबर मैंने लिखा है? हाँ नंबर लिखा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये 50% लिखा हुआ है। अरे परसेंट का क्या मतलब होता है? 100 में कितना है? सुनो 50 पर, इसका मतलब पर होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ोगे? मीटर। ये पर है, ये क्या है? तो 50% को सेंचुरी से लिया गया। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। तो सेंचुरी का आप फर्स्ट 4 लेटर ले लीजिए तो वो सेंट नहीं हो जाएगा। तो 50% का मतलब 100। और आपको जब भी मार्क्स मिलता है आपके पेपर में ऐसा ही ना लिखा रहता है। तो ये इसको पढ़ने का तरीका क्या है? हाँ 1 मिनट रुकिए, ऐसे कम दाम में पढ़िएगा तो हम बोलेंगे 100 में 50 आया है, लेकिन इसको एकदम प्रॉपरली मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पढ़िएगा तो ये क्या लिखा हुआ है? ये 50% लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये जब आप उसको बताइएगा ना कि मेरा मैथ्स में 50 नंबर है, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि इसमें 50 है। अरे किसमें 50 है? 100 में 50 है, बोलो जल्दी। तो चूंकि तुम जानते हो कि सामने वाला अपने से समझ जाएगा कि ये नंबर किस में आया है, 100 में आया है, इसीलिए आप उसको बताते नहीं है कि 100 में 50 है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपके स्कूल में, कोचिंग में, चाहे कहीं 50 नंबर का ही टेस्ट हुआ और आपका 50 नंबर आ गया, और कोई ऐसा ही रोड पे अचानक से तुमसे पूछ देगा कभी जो टेस्ट हुआ तो बताओ तुम्हारा कितना नंबर आया, खाली 50 नंबर बोल के तुम चुप हो जाओगे? तुम बताओगे 50 नंबर आया है, 50 में आया है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि अगर तुमने उसको बोल दिया 50 नंबर आया और तुम आगे बढ़ जाओगे ना, उस सामने वाला क्या समझ जाएगा? बताओ, इज्जत का फालूदा हो गया कि नहीं? कहाँ तुमने 100% नंबर लाया है और कहाँ बेचारा 50% समझ रहा है। तो बच्चों ये एक्चुअली 50% ही लिखा हुआ है। ये सब क्या लिखा हुआ है? 50% ही लिखा हुआ है। 60%, 70, 80 और क्या 90%। लेकिन फिर भी जब हम किसी को बोर्ड का नंबर बताते हैं तो हम इसमें से कोई नंबर नहीं बताते, इवन हम ये टोटल नंबर भी नहीं बताते हैं। अरे बोलिए ना, हम पता है क्या बताते हैं? एवरेज परसेंटेज बताते हैं। और एवरेज परसेंटेज के लिए इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से डिवाइड करिए, 70 आएगा कि नहीं? आप बताइएगा कि मेरे बोर्ड्स में कितने मार्क्स हैं। अब सुनिए, मैं आपको मतलब समझा देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ये सब और डिटेल में हम लोग देखेंगे, पहले मतलब समझ लो। एवरेज का मतलब होता है
अगर कोई चीज वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होता तो कितना होता? अगर कोई चीज वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होता तो कितना होता है? अब आप बताइए, आपके ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं वो कांस्टेंट मार्क्स है कि वेरिएबल है? माने सब्जेक्ट के हिसाब से तो वेरी कर रहे हैं ना, इसमें 50, इसमें 60, इसमें 70, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, यानी मार्क्स वेरिएबल है। अरे बोलो भाई, एवरेज हमेशा वेरिएबल चीजों का निकाला जाता है, और उसका मतलब होता है कि चीजें अगर वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होती तो कितनी होती। इसका मतलब हुआ हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ना आके सेम नंबर आया होता तो कितना आया होता? तो कितना आया होता? 70 आया होता। तुम्हारा इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी, यकीन ना हो तो जोड़ के देखना लो, 350 नहीं आ जा रहा है। अरे बोलो ना, जब तुम सामने वाले को बताते हो कि बोर्ड में मेरे 70% मार्क्स हैं, ये तुमने एवरेज बताया, तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मैथ कमजोर है और अंग्रेजी ताकतवर है, ऐसा समझ जाएगा। नहीं, उसके दिमाग में भी यही जाएगा कि इसका हर सब्जेक्ट में कितना नंबर होगा। वो इमेजिन करेगा इसका मैथ में भी 70 ही है, हिंदी में भी 70 ही है। अरे बोलो ना, तो एक बार फिर से जाते जाते मुझको बता के जाओ, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है चीजें वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होती तो कितनी होती। आप समझ रहे हैं? उसी को एवरेज बोला जाता है। हर सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स ना आके सेम नंबर आया होता तो कितना आया होता है? जितने तुम पढ़निहार हो उसके हिसाब से कितना आया होता है? तो 70 आया होता। तो यही एवरेज बनता है। कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे हम इस पे, समय थोड़ा सा कम है, तो मिलते हैं हम लोग कल।